ओके, तो हमने लास्ट के 2 वीडियोज़ में वीक 1 और वीक 2 का रिवीजन करा था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में। तो आज हम वीक 3 का रिवीजन करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये रिवीजन आईटीएम आईआईटी मद्रास के छात्र बैचलर ऑफ साइंस मैनेजमेंट एंड डेटा साइंस वालों के लिए परफेक्ट रहने वाला है। तो हम वीक 3 का रिवीजन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, तो हमारा पहला टॉपिक है मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम हमें देखने को मिलता है कॉम्पिटिटिव मार्केट। कॉम्पिटिटिव मार्केट आपको याद है क्या? कॉम्पिटिटिव मार्केट वो मार्केट था जहाँ पर क्या है जहाँ पर हमारा अ, स सेलर और कंज्यूमर दोनों को ही प्राइस टेक करना पड़ता है। मतलब गुड्स के डिमांड और सप्लाई और क्वांटिटी के अनुसार ही हमारा प्राइस यहाँ पे सिलेक्ट होता है। ओके, तो कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या होता है, इस प्राइस सिलेक्शन में जो प्राइस है वो हमेशा एक इक्विलिब्रियम पर जाता है, जहाँ पर दोनों ही कंज्यूमर और सप्लायर दोनों ही अपने सेम प्राइस पर आकर के रुक जाते हैं। ओके, अब इसमें हम शॉर्टेज और सरप्लस की बात करते हैं। सरप्लस का मतलब होता है जब हमारे पास क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाए, उसे कहते हैं सरप्लस। और जब क्वांटिटी कम रहती है उसको कहते हैं हम शॉर्टेज। ओके, तो शॉर्टेज का मतलब है कि हमारा डिमांड ज़्यादा है, सरप्लस का मतलब है सप्लाई ज़्यादा है। ये हमारा सप्लाई का कर्व है और ये हमारा डिमांड का कर्व है। ओके, एस और डी से दोनों डिनोटेड है। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इससे डिमांड कम हो जाती है और अगर सप्लाई भी उतना, तो ये जो पॉइंट ई है ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है। तो अब इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के साथ क्या होता है, या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का मतलब है जो क्वांटिटी और गुड्स मार्केट में बिक रही हैं। ओके, तो इंक्रीज इन डिमांड से क्या होता है, सप्लाई ज़्यादा होगी तो क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है और प्राइस भी। अब डिक्रीज इन डिमांड, सप्लाई को भी कम करना पड़ेगा और प्राइस को भी कम करना पड़ेगा। लाइक या अब सप्लाई अगर बढ़ जाएगी तो क्या होगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। बट क्वांटिटी बढ़ने से क्या होगा, अगर क्वांटिटी बढ़ जाएगी पर डिमांड इतनी है तो उन्हें ऑफ कोर्स सस्ता करना पड़ेगा ताकि वो डिमांड बढ़ जाए। यानी ये लॉ ऑफ डिमांड है। तो ये क्वांटिटी अप रहेगी और प्राइस डाउन, और डिक्रीज इन सप्लाई में क्या होगा, प्राइस अप क्वांटिटी डाउन। ओके, मार्केट सब इक्विलिब्रियम के बाद हमारे पास आती है कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी हमें बताती है सेंसिटिविटी ऑफ टू वेरिएबल्स। लाइक दो वेरिएबल के बीच में क्या सेंसिटिविटी है, ये रेशियो होता है परसेंटेज चेंज में। राइट, लेट्स से हमारे पास वेरिएबल ए है तो वेरिएबल बी है, तो दोनों के परसेंटेज में क्या चेंज और क्या रेशियो है उसे कहते हैं हम इलास्टिसिटी। ओके, ये हमें डायरेक्शन और साइज ऑफ द चेंज बताता है, दोनों के दोनों की, लाइक किस डायरेक्शन में ये चेंज जा रहा है और इसका साइज भी क्या है। ओके, जैसे हम प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। अ मेजर ऑफ हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस व्हेन द प्राइस चेंजेस। तो क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज आता है जब प्राइस के चेंज होने से, उसे कहते हैं हम प्राइस इलास्टिसिटी। ओके, इसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड इलास्टिसिटी या फिर सिंपल इलास्टिसिटी भी कह देते हैं। अब देखो इलास्टिक डिमांड क्या होता है, इलास्टिक डिमांड वो होता है जब क्वांटिटी जो डिमांड हो रही है वो प्राइस चेंज पे बहुत जल्दी ही डिफ्लेक्ट कर जाए, मतलब रिएक्ट कर जाए। तो जैसे जैसे हमारा इलास्टिक गुड क्या हो सकता है, लेट्स से आइसक्रीम एक इलास्टिक गुड है, राइट। तो क्या होगा, आइसक्रीम के प्राइसेस कम होने के कारण इसकी डिमांड एकदम ऊपर चली जाएगी, और वहीं आइसक्रीम के प्राइसेस अप होने के कारण डिमांड नीचे चली जाएगी। पर वहीं पर एक गुड जैसे वाटर ले लेते हैं, वाटर एक नेसेसिटी है, या फिर पेट्रोल। तो पेट्रोल के प्राइसेस कम होने से उतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसका डिमांड लगभग सिमिलर ही रहता है। वो पेट्रोल के प्राइस बढ़ने से भी डिमांड सिमिलर ही रहता है। तो ये एक इलास्टिक गुड है, ये एक इनइलास्टिक गुड है। तो इनइलास्टिक गुड के पास हमारे पास अ, इनइलास्टिक डिमांड रहती है, और इलास्टिक गुड के पास हमारे पास इलास्टिक डिमांड रहती है। ओके, इलास्टिक और इनइलास्टिक गुड्स को हम कैसे पहचान सकते हैं? तो जब भी गुड्स के पास क्लोज सब्स्टिट्यूट रहता है, जैसे कोक एंड सी टी एंड कॉफी, ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, तो उन गुड्स के डिमांड्स को ज़्यादा इलास्टिक देखा गया है। वहीं पर
जिनका अल्टरनेटिव नहीं है, वो कम इलास्टिक है। वहीं पर नेसेसिटी गुड्स, उनकी डिमांड हमेशा इनइलास्टिक ही रहती है। लग्ज़री गुड के पास भी इलास्टिक डिमांड रहता है। तो जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूट हैं, उतना इलास्टिक डिमांड है और उतना नैरो मार्केट है। नैरो मार्केट मतलब बहुत जल्दी मार्केट चेंज हो जा रहा है। वहीं पर लेस सब्स्टिट्यूट है, तो लेस डिमांडिक इलास्टिक डिमांड है और उस मार्केट को हम ब्रॉड मार्केट कहेंगे। ओके? जैसे क्रॉसिंग 500 एमजी को हम नैरो मार्केट में लेते हैं। लाइक एक सिंगल मेडिसिन है, जो बदल सकते हैं किसी और नई मेडिसिन से। बट पूरी मेडिसिन को हम नहीं बदल सकते। वो एक ब्रॉड मार्केट में आ जाएगी, भले दोनों नेसेसिटी गुड्स हैं। डिमांड टेंड्स टू बी मोर इलास्टिक ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, तो जैसे डिमांड कैसे, जैसे पेट्रोल के प्राइसेस हमारे हाई हो गए, तो पब्लिक क्या कर सकती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के पास चलेगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पास चलेगी। तो ये सब करने के कारण ये सब होने से कारण क्या होता है, जो हमारा एक इनइलास्टिक डिमांड था, वो भी इलास्टिक बन जाता है। किस तरह की? टाइम के कारण। ओके? तो हमने प्राइस इलास्टिसिटी को पढ़ लिया। तो प्राइस इलास्टिसिटी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे साइज जो है वो उसके स्ट्रेंथ ऑफ नंबर पे डिपेंड करता है। ओके? स्ट्रेंथ ऑफ नंबर। तो जैसे प्राइस इलास्टिसिटी लेट्स से 23 है, तो इसका मतलब वो ज़्यादा इलास्टिक है, राइट? या फिर इनइलास्टिक है अगर वो नेगेटिव है, तो अगर नेगेटिव में है तो इनइलास्टिक है और पॉजिटिव है तो इलास्टिक। मतलब नेगेटिव है तो जैसे ही क्वांटिटी प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, और अगर पॉजिटिव है तो क्वांटिटी और प्राइस इस तरीके से जा रहे हैं। प्राइस एंड डिमांड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर वो नेगेटिव है। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ऐसे कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे पहला फॉर्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कहता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो हमारे पास क्वांटिटी का कुछ परसेंटेज होगा और प्राइस का कुछ परसेंटेज होगा। उन दोनों के चेंज को हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसी तरीके से हमारा एक फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या होता है, हम चेंज इन क्वांटिटी लेते हैं। ओके? चेंज इन क्वांटिटी, तो क्वांटिटी 2 माइनस क्वांटिटी 1 हमारा चेंज इन क्वांटिटी है, और एवरेज ऑफ ऑल एनी क्वांटिटी, मतलब दोनों क्वांटिटी को प्लस करके उनका एवरेज, सेम वे हम प्राइस के साथ करेंगे। जिस तरह से हमारा चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन डिमांड, चेंज इन प्राइस, और इस तरीके से इन दोनों को फ्रैक्शन करने के बाद जो रेशियो आता है वो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा। तो ये जो प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 हैव एन इलास्टिक डिमांड, उसके पास लेस देन 1 होता है वो इनइलास्टिक डिमांड के साथ आती है। ओके? और यहाँ पर एक हमारा जनरल फॉर्मूला है जो डिमांड इलास्टिसिटी को बताता है। डिमांड इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही है। ओके? इस फॉर्मूले में क्या है, क्वांटिटी चेंजेस अपॉन क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस चेंजेस अपॉन प्राइस डिमांडेड, और डिवीजन है बीच में, तो उसको यहाँ आगे कर तो मल्टीप्लिकेशन में प्राइस का ऊपर चला जाएगा और क्वांटिटी डिमांडेड नीचे आ जाएगा। और इन दोनों को ऐसे इन्होंने लाइक चेंज वाले को एक जगह और प्राइस वाले को एक जगह रख दिया है, तो इसलिए फॉर्मूला बन जाता है चेंज इन डिमांड, तो क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन में क्वांटिटी डिमांड। ओके? अब इलास्टिसिटी और डिमांड कर्व, लाइक प्राइस इलास्टिसिटी जो परफेक्टली इनइलास्टिक या इलास्टिक होते हैं, उनके डिमांड कर्व्स कुछ ऐसे दिखते हैं। अब परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड क्या होता है? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, अगर हम एग्जांपल लें तो जिसका डिमांड जो है वो सिमिलर ही रहता है, चाहे कोई भी प्राइस हो, चाहे प्राइस यहाँ हो डिमांड यही रहेगा, चाहे प्राइस यहाँ हो डिमांड यही रहेगा, चाहे प्राइस यहाँ हो डिमांड यहीं पर रहेगा। ओके? इनइलास्टिक डिमांड क्या होती है? इनइलास्टिक डिमांड, तो ओके, तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड था। पर ऐसे इनइलास्टिक डिमांड क्या होती है? इनइलास्टिक डिमांड की जो वैल्यू रहती है वो 0 से 1 के बीच में रहती है। तो यहाँ पर आपको कर्व कुछ ऐसा स्टीप दिखेगा। ओके? एक ज़्यादा स्टीप कर्व दिखता है इलास्टिक डिमांड के कंपैरिजन में। मतलब ज़्यादा कुछ डिमांड में फ़र्क आता नहीं है। लाइक थोड़ा सा ही फ़र्क आया, पर अगर प्राइस में देखा जाए तो बहुत बड़ा फ़र्क आ रहा है, राइट? सेम वे इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, इलास्टिक डिमांड में हमें ज़्यादा स्टीपर कर्व नहीं देखने को मिलता, वो ज़्यादा ब्रॉड कर्व होता है, तो प्राइस में ज़्यादा चेंजेस होने से क्वांटिटी डिमांड में भी चेंजेस हो जाते हैं। ओके?
मतलब बहुत कम प्राइस रहेगा तो बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाएगी, और ज़्यादा प्राइस रहेगा तो बहुत कम डिमांड रहेगी। बट यहाँ पर एक स्टीपर कर्व रहता है, इससे भी ज़्यादा स्टीपर, कि कुछ ज़्यादा चेंज आई नहीं। पेट्रोल जो है वो एक इनलास्टिक गुड है, तो उसका कर्व कुछ ऐसा रहेगा, और इलास्टिक डिमांड का इस तरीके से। ओके, तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एक एक वैसी क्वांटिटी होती है, वैसा गुड होता है जिसका प्राइस केवल इतने पर ही एक्सेप्टेबल होगा। जैसे पार्ले जी के बिस्किट का दाम 6 रुपीज़ कर दे तो कोई उसे लेगा ही नहीं, तो 5 पर ही बेचना पड़ रहा है। भले वो उसके साथ श्रिंक इन्फ्लेशन कर रहा है, राइट? श्रिंक इन्फ्लेशन मतलब पैकेट का साइज़ छोटा। तो अगर ऊपर प्राइस कर दिया तो भी, और नीचे तो भी, तो एक ही प्राइस पे लोग हैं उसका डिमांड रखते हैं। ओके। अब यूनिटरी क्या होता है? यूनिटरी इलास्टिक का मतलब है जब वैल्यू एकदम वन की इक्वल हो, मतलब जितना परसेंटेज में चेंज आ रहा है प्राइस में, उतना ही क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। तो उसे कहते हैं हम यूनिटरी इलास्टिसिटी। ओके, जैसे यहाँ पर लिखा है परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब। चलो आगे, हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पूरी तरीके से पढ़ लिया है। अब इलास्टिसिटी एंड डिमांड कर्व को भी हमने कर लिया है, और अब रेवेन्यू और इलास्टिसिटी का रिलेशन को देखते हैं। तो रूल ऑफ मेकिंग मनी है एक हमारे पास, कि अगर हमारा प्रोडक्ट इन इलास्टिक होता है तो उसके प्राइजेस को बढ़ा करके हम मनी कर सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि वो डिमांड भी इलास्टिक हो जाए, ये हमें पता है। अगर प्रोडक्ट की जो इलास्टिसिटी है वो कम है, जैसे गेम्स, मूवी टिकट्स, तो उनके प्राइजेस को कम करके ज़्यादा क्वांटिटी सेल करके हम ज़्यादा मनी को गेन कर सकते हैं। तो इन इलास्टिक डिमांड नो मैटर व्हाट हैपन, डिमांड द सेम, लगभग लगभग सेम रहता है, मतलब थोड़ा सा अंतर तो रहेगा ही। तो वीक 3 काफ़ी छोटा था, और हमारा वीक 3 यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम कुछ सवाल वगैरह करते हैं वीक 3 के। ओके, तो अब है हमारे पास कुछ प्रैक्टिस असाइनमेंट के क्वेश्चंस। तो चलो, पहला क्वेश्चन कहता है, मार्केट फॉर कुल्फी इन दिल्ली इज करेंटली इन इक्विलिब्रियम एट प्राइस, ओके, एंड द क्वांटिटी ऑफ 7 कुल्फी, ओके, a very hot summer arrived, which of the following correctly describe the immediate impact on a कुल्फी मार्केट? तो एक कुल्फी की मार्केट चल रही है जो इक्विलिब्रियम प्राइस पे है। अब कह रहे हैं बहुत ज्यादा समर आ जाती है तो क्या होगा? देखो, समर आ जाती है, हमारे प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, तो जो भी होगा वो शिफ्ट होगा। ओके, तो सारे शिफ्ट नहीं। ओके, तो डिमांड कब है वो शिफ्ट होगा, क्योंकि गर्मी आने से कंज्यूमर को थोड़ा सा दिक्कत आए। तो डिमांड कब अगर राइट की तरफ शिफ्ट होगा, इसका मतलब है डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, तो सेकंड ऑप्शन। ओके, द मार्केट फॉर पिज्जा इन बेंगलुरु हैज अ फॉलोइंग स्केड्यूल्स। 200 पे 135 का क्वांटिटी डिमांड, और 26 क्वांटिटी सप्लाइड है, और इस तरीके का हमारे पास डेटा है। चलो, हमें पूछ रहा है इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी क्या होगी। तो जैसे इसका 200 रुपीज है पे हमारे पास है, तो देखो हमें देखना है कहाँ पर क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई सेम है। हमें 300 पे ये सेम दिखता है, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगा। ओके, थम्स अप एंड पिज्जा आर कॉम्प्लीमेंट्स, मतलब थम्स अप के साथ पिज्जा को कंज्यूम करा जाता है। प्राइस ऑफ थम्स अप राइज होता है, तो बताओ मार्केट ऑफ पिज्जा के साथ क्या होगा? अगर थम्स अप का प्राइस राइज हो रहा है यानी इसका डिमांड कम होगा, तो ऑफ कोर्स पिज्जा का डिमांड भी कम होगा। तो यहाँ डिमांड शिफ्ट टू लेफ्ट। ओके, और क्योंकि प्राइस में चेंज नहीं हो रहा, तो डिमांड के साथ शिफ्ट आएगा। नेक्स्ट, using the Bangalore pizza market from the question number 2, if the actual market price is 350, what is the size of surplus or shortage? तो ओके, तो अगर कह रहे हैं कि बेंगलुरु मार्केट में जो प्राइस है वो एक्चुअली में 350 का है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें उन्होंने प्राइस को 350 रखा है। तो बताइए क्या सरप्लस और शॉर्टेज है? तो हम देख रहे हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड उस समय 68 रहेगा, और क्वांटिटी सप्लाइड 98 है, तो आंसर में एक सरप्लस ऑफ 30 पिज्जा रह जाता है। सरप्लस जो ऊपर है यानी सप्लाइड के पास 30 पिज्जा का एक सरप्लस रहता है। नेक्स्ट, द ticket market of an inter-college cricket tournament in Chennai has the following schedules. What is the unusual about supply schedule and what is the equilibrium? तो 200 के प्राइस पे जो हम देख रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड
10,000 है 600 के प्राइस पे, 6,000, 1,000 के प्राइस पे 2,000, और क्वांटिटी सप्लाइड हमारे पास 8,000 है। ओके, सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक। ओके, तो ऑफ कोर्स सप्लाई जो है परफेक्टली इन इलास्टिक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो 8,000 पे फिक्स हो रखा है। ओके, मतलब वो चेंज नहीं हो रहा, चाहे प्राइस के साथ कुछ भी हो जाए। हम्म इक्विलिब्रियम इज एट 600 एंड 6,000, नहीं, ऐसा कहीं पर भी हमें इक्विलिब्रियम नहीं दिखता। इक्विलिब्रियम इज 400 रुपीज, या वहां पर है हमारे पास 400 रुपीज ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये वाला आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, in the Pune the price of a good rises from 400 rupees to 600 and the quantity demanded falls from 110 to 90 यूनिट। तो हमें मिड पॉइंट मेथड से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? मिड पॉइंट का फॉर्मूला था चेंज इन क्वांटिटी बाय एवरेज ऑफ क्वांटिटी, राइट? तो क्वांटिटी 1 प्लस क्वांटिटी 2 का एवरेज, और उनके बीच का चेंज क्या है, और डिवाइड में हमारा चेंज इन प्राइस बाय प्राइस का एवरेज क्या है। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के साथ हम करेंगे, तो प्राइस ऑफ अ गुड राइज होता है 400 से 600 में। मतलब जो प्राइस है, चेंज इन प्राइस, वो हो जाएगा हमारे पास 600 माइनस 400 इक्वल टू 200। तो चेंज इन प्राइस हमारे पास 200 है। क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स फ्रॉम 110 टू 90 यूनिट। तो जो हमारा अभी का क्वांटिटी डिमांड है वो 90 है, और वो 10 है, यानी माइनस 20, राइट? ओके, अब हम दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं। तो प्राइस का जो एवरेज है वो 6/400, यानी 1000 बाय 2 इक्वल टू 500। ओके, तो ये हमारे पास है 200/500 डिवाइड, आज यहाँ पर चेंज इन क्वांटिटी क्या थी, -20 बाय, अगर 1 क्या होगा, 10 प्लस 90 इक्वल टू होगा हमारे पास 200। 200/2 इक्वल टू 100 इक्वल टू 100। ये हमारे पास वैल्यू है। ओके, सो क्या करते हैं, इसको हम डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में कर देंगे, तो 500 हमारे पास ऊपर आ जाएगा, 200 हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आएगी, आ जाएगी -500, 10 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 0.5, तो 0.5 है। ओके, तो हम यहाँ 0.5 के पास को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, using the data from question number 6, what happened to the total revenue when prices rise from 400 to 600? तो टोटल रेवेन्यू के साथ क्या हो? ओके, तो सबसे पहला हमारे पास टोटल रेवेन्यू पहले क्या था? टोटल रेवेन्यू हमारे पास पहले क्या था? पहले हमारे पास क्वांटिटी थी 400 पे 110, क्या 400 पे 110, तो हमारे पास 44,000 का हमारे पास टोटल था। अब 90 मिनट्स बिक रहे हैं, बट प्राइस जो है वो 600 का है। 600 पे हमारे 90 मिनट ऐसे बिक रहे हैं, तो 54,000 है, यानी 54,000 माइनस 44,000 इज इक्वल टू 10,000 का हमें यहाँ पे मुनाफा मिल रहा है। तो टोटल रेवेन्यू जो है प्राइस फ्रॉम 44,000 टू 54,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लाइफ सेविंग मेडिसिन विथ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट विल मोस्ट लाइकली हैव शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन में क्या हो, उसकी डिमांड एक इनइलास्टिक डिमांड है। तो इनइलास्टिक डिमांड है, तो ऑफ कोर्स हमें इनइलास्टिक डिमांड तो रहने वाली है। अब सप्लाई के साथ क्या होगा, क्या सप्लाई इलास्टिक रह सकती है? सप्लाई तो इलास्टिक रह सकती है, बट शॉर्ट टर्म की बात है, तो हम यहाँ पर इनइलास्टिक सप्लाई के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ सिगरेट इज 0.4 पैक करंटली कॉस्ट द गवर्नमेंट वांट टू रिड्यूस स्मोकिंग बाय 20%। ओके, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ सिगरेट की जो डिमांड है वो 0 से 1 के बीच में है, यानी वो एक इनइलास्टिक डिमांड है। इनइलास्टिक डिमांड के साथ गवर्नमेंट जो है वांट टू रिड्यूस स्मोकिंग है 20%। अब पैक करंटली कॉस्ट हो, इन्होंने तो यहाँ पे वो वैल्यू दी ही नहीं कि पैक का प्राइस क्या है। हाउ मच मस्ट इट रेंज द प्राइस? Question is incomplete. Next. In a Punjab, a new hybrid wheat variety increased yield per acre by 20%. The demand for wheat is inelastic. What happened to the
फॉर्मर टोटल रेवेन्यू। ओके, तो पंजाब में एक हाइब्रिड वीट को ले जाते हैं जिस कारण से वीट की जो सप्लाई हो 20% बढ़ जाती है, तो डिमांड में क्या हो? बिकॉज डिमांड इज it rises because the technology lowers production cost, because it falls because the large price outweighs a small rise in quantity. It stayed the same because demand is unit elastic. Demand is unit elastic के साथ ऐसा नहीं होता है, तो it rises because farmers sell more meat. It rises because technology lower production costs. Okay. How much it raises the prices? सही कहा है। अगर से देखा जाए तो गवर्नमेंट रिड्यूस करना चाहती है 20%, तो चेंज इन डिमांड होना चाहिए 20%, और प्राइस इलास्टिसिटी है 0.4, तो डिमांड को हम पर रखेंगे यहाँ पर 20%, राइट, इज इक्वल टू 0.4, और हमें प्राइस से डिमांड का रिडक्शन होना है, चेंज इन डिमांड 20%। प्राइस नहीं पता तो हम ऐसे करते हैं 0.4, लेट्स से ओ 200 इज इक्वल टू 50, हिसाब से ये 50 होना चाहिए, लेट्स से 50 असाइनमेंट, आई गेस। लेट्स से कितना स्कोर करा हमने? ओके, तो इनके हिसाब से प्राइस 100 होगा, और सभी ये क्वेश्चन हमारा इनकम्प्लीट था। 10th क्वेश्चन में क्या हो गया? इन अ पंजाब न्यू हाईवे विल वेटिंग कीज, इट राइजेस बिकॉज द टेक्नोलॉजी lows, no, it falls because the large fall in price outweigh the small one. ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि जो हाइब्रिड ब्रीड है, हाइब्रिड व्हीट है, वो एक इनइलास्टिक प्राइस है। तो इनइलास्टिक प्राइस में क्या रहता है यूजुअली? इनइलास्टिक प्राइसेस का जो हमारे पास क्वांटिटी होती है वो डिमांड में लगभग सिमिलर भी रहता है। तो अगर हमारी क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हो जाएगी, मतलब इधर हो जाएगी, बट डिमांड जो है वो ऐसे सिमिलर ही है, तो क्या होगा? हमारा टोटल रेवेन्यू जो है, प्राइस जो है वो कम होगा, राइट, प्राइस डिक्रीज होगा, और क्वांटिटी डिमांड तो वही है, तो टोटल रेवेन्यू हमारा कम होगा, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा, राइट। इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट, हमारा रिवीजन कम ही। ओके, चलो बाय।